अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आपको पता है कि हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो हमने परसों न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी पढ़ी है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आजकल उसी का यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दूंगा, एक और प्रॉब्लम दूंगा, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो वहां से रिजल्ट आ जाएगा वो आप मुंह जबानी याद रखिएगा। तो मैं एक जेनेरिक एग्जांपल लूंगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जेनेरिक प्रॉब्लम, तो ये आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो इस प्रकार के होंगे उनको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक वेज लेता हूं, देख लीजिए। इंक्लाइंड प्लेन कुछ ऐसा है। ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। सपोज ये जो एंगल यहां पर बना रहा है वो बना रहा है अल्फा। कितना बना रहा है? अल्फा। और यहां पर जो एंगल बन रहा है, चलो वो है बीटा। मैं अलग अलग एंगल ले रहा हूं। तो आपको एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि दोनों एंगल सेम होंगे, तो इसलिए मैं जेनेरिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूं, क्योंकि आपको इस पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सॉल्व करिएगा, इसलिए मैं जेनेरिक ले रहा हूं। तो एक एंगल कितना है? अल्फा। दूसरा कितना है? बीटा। ठीक है। और ये जो सरफेस अब इसके ऊपर है वो है फ्रिक्शनलेस, मतलब कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है वो। ठीक है। तो इसके ऊपर यहां पर एक पुल्ली, मासलेस पुल्ली कनेक्टेड है। ठीक है। और उस मासलेस पुल्ली के ऊपर एक रोप आ रही है। ठीक है। वो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। इसके ऊपर, इस पुल्ली के ऊपर एक रोप है। ठीक है। और उस रोप के साथ दो बॉडीज अटैच्ड है। कितनी बॉडीज? दो बॉडीज। सपोज ये जो बॉडी है इसका मास है m1। कितना है मास? m1। दिस इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ दिस massless and inextensible string which is being pulled over this pulley। ठीक है, by the mass m2। यहां पर एक और मास है, चलो ये मेरे पास एक और मास है m2 एंड दिस इज m1। ठीक है। तो सपोज m2 इज हैवियर देन m1। जो मास m2 है वो भारी है किससे? m1 से। तो चलो मैं यहां पर कंडीशन लेता हूं, m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, ये कंडीशन ले रहा हूं, जनरल ले रहा हूं। तो आप इसको पर्टिकुलर बना सकते हैं, आप इनका वैल्यू दे सकते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू दे सकते हैं, सेम रख सकते हैं, इनको अलग रख सकते हैं, इनको सेम रख सकते हैं, इनको अलग रख सकते हैं। तो इसलिए मैं जनरल फार्मूला ले रहा हूं, जो भी इस पे न्यूमेरिकल बनेगा वो इसी पे बेस होगा। तो इसीलिए मैं ये ले रहा हूं यहां पर। तो सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1। अब मुझे एक बात बताओ, चलो m2 जो है वो m1 से ज्यादा भारी है, तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ। तो चलो ये जो नीचे की तरफ खींच रहा है तो एक्सेलरेशन a है। कितनी एक्सेलरेशन? a। तो a एक्सेलरेशन के साथ ये इसको खींचा जा रहा है इधर की ओर। तो ये जो है ये पुल किया जा रहा है उधर की ओर। किस एक्सेलरेशन के साथ? a एक्सेलरेशन के साथ। आर गेटिंग मी? दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। और आपको क्या निकालना है इसमें से? आपको निकालना है कि बताइए एक्सेलरेशन इस सिस्टम की कितनी होगी, कितनी तेजी के साथ ये नीचे आ रहा है और ये कितनी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, वो निकालना है आपने एक्सेलरेशन। और आपने चलो ये भी निकालना है आपने कि इस रूप में टेंशन कितना होगा, वो भी निकालना है। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल बी बीइंग आस्क्ड टू यू from this numerical problem। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? वही है जो मैंने बोला है आपको कि एक बॉडी को फ्री कर दो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो, तो सेम हैपेंस हियर। अब आपको पता है m2 भारी है तो ये इधर ही की तरफ खींचेगा। या कभी कभार क्या होता है कि इनका मास सेम होता है मगर एंगल यहां पर ज्यादा होता है, यहां कम होता है। तो जहां ज्यादा एंगल होगा, इंक्लिनेशन ज्यादा होगी, तो उधर की तरफ खींचा जाएगा। आर गेटिंग मी? तो उस टाइम एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी। तो ये निर्भर करता है कि सिचुएशन कैसी है, इसलिए मैंने ये जनरल ले लिया। चलो इस सिस्टम की एक्सेलरेशन a है, तो अब आपने निकालना है कि ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है। तो हमने क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन। ये दो हमने निकालने हैं इस फिगर से। ठीक है, तो फिगर दी गई है आपके सामने।
तो आपको पता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम एक को लेंगे तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मगर इस क्वेश्चन को जितना हो सके, अगर टाइम भी लगेगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके बाद आप फटाफट रिलेशन मुंह जबानी याद रख लेंगे कि उसके लिए भी ट्रिक दे दूंगा कि उसको याद रखने का तरीका क्या है। तो उसके बाद आपको कोई न्यूमेरिकल में, मतलब कि इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको 40 से 45 सेकंड लग जाएंगे, मगर अभी इसमें 40 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि हमने इसको खोल के करना है। ठीक है, चलो पहले हम M1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है क्या करना पड़ता है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में इस पे देखना है कि क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो बताइए इसका मास है, अर्थ छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, किधर की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ। तो इसका एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, उसको बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट। तो उसका नाम रखेंगे W1। वो आपको पता है कि वेट किसके बराबर होगा? M1 इंटू G। ठीक है, चलो वो भी लिखते, चलो W1 ही लिखते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब भी वेट आएगा मास इंटू G आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस बॉडी पे एक और यहां रस्सी खींच रही है तो टेंशन लग जाएगा। तो पुल देखो किधर की ओर, इधर की ओर पुल है तो टेंशन इधर की तरफ लग जाएगा। तो दूसरा फोर्स इस पे लग जाएगा टेंशन T। ठीक है, हो गए दो। मगर ये कांटेक्ट में है किसके? इस सरफेस के, तो नॉर्मल फोर्स भी आ जाएगा। और आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स कैसा होता है? इट इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये बॉडी चाहती है कि मैं इस वेज में दबा जाऊं और वेज चाहता है कि मैं इसमें दबा जाऊं। तो जो वो फोर्सेस है उसको नॉर्मल फोर्सेस बोलते हैं। तो मैंने पढ़ाया है, अगर अभी तक किसी ने नॉर्मल फोर्स नहीं पढ़ा वो पहले नॉर्मल फोर्स पढ़े, उसके लेक्चर से इस प्लेलिस्ट में। तो इस पे नॉर्मल फोर्स ये है ना सरफेस इन कांटेक्ट, जो आपको एक लाइन दिख रही है मगर होगा ऐसे, तो उसको नॉर्मल डालिए। तो नॉर्मल किधर की तरफ? ये वेज इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो इधर की तरफ होगा कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, उसको N से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गए इस पे क्या क्या फोर्स पड़ रहा है और इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां पर भी चलेंगे। तो इस बॉडी का मास M2 है तो अर्थ खींचेगी नहीं, खींचेगी किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो इसका मास जो होगा, अब वेट जो होगा वो नीचे की तरफ लग जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो उसको हम लिखेंगे W2। ठीक है, क्लियर। और इस पे भी वही रस्सी खींच रही है, तो इस पे पुल की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ। तो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, तो उसका भी वैल्यू T ही होगा। क्यों? क्योंकि सेम रस्सी है। आपको पता है कि टेंशन तब तक एक रस्सी में सेम कांस्टेंट रह रहा है जब तक वो रस्सी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, तो सेम हैपन्स हियर। तो ये बॉडी इस वेज के इस कांटेक्ट में, तो टेंशन, ये जो नॉर्मल फोर्स है इधर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नॉर्मल फोर्स। मैं सारे फोर्सेस ले रहा हूं, नो डाउट मुझे बहुत काम आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे वो अलग बात है। चलो इसका N1 लिखते हैं क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स फॉर M1 और ये N2 होगा, क्योंकि दोनों का N सेम नहीं रहेगा क्योंकि अलग अलग बॉडीज है। ठीक है, तो ये है इनकी फ्री बॉडी डायग्राम। मगर आपको पता है कि ये वाला जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मगर ये जो वेट है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, बट दैट इज नॉट परपेंडिकुलर। ये मोशन इस डायरेक्शन में है। तो ठीक है, तो हम इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम इनको एक्सिस मान सकते हैं। हम रोटेट कर सकते हैं इस सिस्टम को। बता ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्स एक्सिस? ये कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलावा टेंशन भी लग रहा है और एक्सेलरेशन भी है, और वाई एक्सिस के अलावा नॉर्मल फोर्स है। मगर ये जो वेट है ना ये एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है ना ये वाई एक्सिस की ओर लग रहा है। तो इसका मतलब कि इस वेट को क्या करना पड़ेगा? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखेंगे रिजॉल्व कैसे करेंगे। एक इसका W1 है ना इधर की ओर, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा कंपोनेंट। अब नहीं पता साइन कंपोनेंट किधर जाएगा, कॉस कंपोनेंट किधर जाएगा। उसके लिए आपको पहले एंगल निकालना है कि ये किस एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगी तो उस एंगल का कॉस कंपोनेंट जाएगा उधर। ठीक है, तो ये कितना है यहां पर? अल्फा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो वर्टिकल है यहां पर वर्टिकल, समझ में आ रहा है? ये वर्टिकल, इधर ही मैं ये वर्टिकल फिर से बना रहा हूं, ठीक है, या यहीं पे बना लो, यहीं पे बना लो। चलो ये वर्टिकल बनाता हूं मैं, इधर बनाऊंगा तो उधर समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। ये कितना है? अल्फा। तो ये कितना होगा? 90। अगर मैं इस राइट ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले की, ये है अल्फा, ये होगा 90। तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा कितना होगा?
ये वाला एंगल जो है अच्छे से देखना, ये होगा 90 माइनस अल्फा। मैं इधर लिखता हूं 90 माइनस अल्फा। कौन सा होगा? ये वाला एंगल इस राइट ट्रायंगल में दिख रहा है, बहुत अच्छा। अब मुझे एक बार बताओ, ये और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, उनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो वो ये वाला होगा। ये वाला कितना होगा? 90। ये फिर से 90 है, मगर इस 90 में से इतना क्या है? 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला क्या निकलेगा? ये निकलेगा 90 माइनस 90 माइनस अल्फा। आर गेटिंग मी? देखिए फिर से बता रहा हूं, ये राइट ट्रायंगल इधर है, तो अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा, मगर ये और ये 90 बना रहे। अगर ये वाला 90 माइनस अल्फा है तो पूरा ये 90 है, तो ये वाला अल्फा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये अल्फा होगा हमारा। ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि 90 माइनस अल्फा कितना हो गया? 90 माइनस 90 हो गया, कट माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा निकलेगा। आगे देखिए, बहुत अच्छा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो वेट नीचे की ओर जो लग रहा था वो इस एक्स एक्सिस, इस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? वो बना रही है इसके साथ अल्फा एंगल। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये यहां पे, ये जो यहां पे ये एंगल बनता है, ये बनता है 90 माइनस अल्फा। तो ये है इसके साथ 90, ये और ये 90 है, ये है उसमें से 90 माइनस अल्फा। तो ये कितना होगा? पूरा 90 है तो उसमें से ये 90 माइनस अल्फा है, तो पूरा 90 है तो उसमें से कटेगा इतना, कितना? 90 माइनस अल्फा। तो वही बचेगा इधर, तो वो होगा 90 माइनस 90 हो गया किल, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा हो गया, वो होगा अल्फा। तो दैट इज वाई ये वाला कितना बनेगा? अल्फा। बहुत अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अब आपको पता चला कि अगर वेट इधर लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो अल्फा कंपोनेंट है, तो थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। तो इधर लग जाएगा, इधर वाई एक्सिस की ओर अगर मैं इसको वाई एक्सिस मानू, W1 कॉस ऑफ अल्फा, तो इधर जाएगा दूसरा कंपोनेंट इसका W1 साइन ऑफ अल्फा। समझ में आया? क्योंकि मैंने अब इस वेट को रिजॉल्व किया, इस वेट को, ये जो वेट लग रहा था इधर, इस W1 को मैंने रिजॉल्व किया, जैसा मैं यहां पर दिखाऊंगा मार्कर से। तो ये वेट लग रहा था इधर, तो इसको मैंने रिजॉल्व ऐसे किया, फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए इन दो को जोड़ेंगे तो ये निकलेगा। तो अब इस W1 को नहीं लेंगे, अब ये वाला लेंगे, W1 cos ऑफ अल्फा टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये जो इधर लग रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, W1 साइन ऑफ अल्फा। समझ में आया? अब इस W1 को नहीं लेंगे, उसके बदले ये दो कंपोनेंट्स लेंगे। समझ में आया? क्योंकि अब वाई एक्सिस के अलांग फोर्सेस लग रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलांग फोर्सेस लग रहे हैं, तो सेम यहां पर भी हो जाएगा। तो इधर एक्स एक्सिस के अलांग एक्सेलरेशन भी है और वाई एक्सिस के अलांग, एक्स एक्सिस के अलांग टेंशन भी है, वाई एक्सिस के अलांग नॉर्मल फोर्स भी है, और ये ना एक्स एक्सिस के साथ है ना ये वाई एक्सिस के साथ। कौन? ये W2। इसको क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा। अब ऐसे ही जैसे मैंने यहां पर बताया, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, क्योंकि अब जब इन दो का रिजल्टेंट लेंगे तो वो W2 होगा। अब आपको पता है ये जब बीटा है तो ये वाला बीटा होगा, जैसा यहां पर ये वाला अल्फा है तो ये अल्फा, तो सेम हैपेंस हियर। तो यहां पर अगर ये बीटा है तो ये बीटा होगा। बताइए ये W2 है तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? कॉस कंपोनेंट, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट जाता है। W2 कॉस ऑफ बीटा, मुझे बताइए यहां से कौन सा जाएगा? W2 साइन ऑफ बीटा। अब इस वेट को नहीं लेंगे, अब इस वेट को नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बदले इन दो कंपोनेंट्स को लेंगे। किस किस को? W1 साइन ऑफ अल्फा, W1 कॉस ऑफ अल्फा। इस W2 के बदले W2 साइन ऑफ बीटा, W2 कॉस ऑफ बीटा। हाँ, फिर से बोल रहा हूं कि मैंने रिजॉल्व क्यों किया इसको? रिजॉल्व मैंने इसलिए किया ताकि क्या हो जाए, ये अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस लग जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ जो अप्लाई करते हैं वो अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस लगता है। तो अब M1 की पहले फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाते हैं, तो FBD ऑफ M1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इधर मैं बनाता हूं, ये M2 ऐसे है, देखना ये M1 है, M1 की फ्री बॉडी डायग्राम। तो बताइए इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में देखना, इस डायरेक्शन में लग रहा है इसको फोर्स, वेट का एक कंपोनेंट कौन सा? W1 साइन ऑफ अल्फा। तो W1 साइन ऑफ अल्फा, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन।
ठीक है, देखना मैं कैसे ले रहा हूं। मैं इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको मैंने घुमा दिया है ऐसे, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्मल फोर्स, कितना, N1, और इसके अपोजिट साइड में जा रहा है वेट का कंपोनेंट W1 cos ऑफ अल्फा, तो इधर जा रहा है W1 cos ऑफ अल्फा, समझ में आया। और ये सिस्टम किधर एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की ओर, मतलब कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इधर की तरफ इसको एक्सेलरेशन है, समझ में आया, इधर की ओर। तो यही फोर्सेस लग रहे हैं ना इस पे। तो कोई बोला वेट, अरे वेट को ही मैंने ले लिया, वेट के दो कंपोनेंट्स ये है, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर लो, तो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मगर अलोंग वाई एक्सिस भी लगा सकते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग भी लगा सकते हैं। ये मैं एक्स एक्सिस मानता हूं, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, उसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूं। अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड, अरे क्या हो गया, इंक्लाइंड, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि हम न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस अप्लाई करते हैं। तो अलोंग कौन सी एक्सिस लेता हूं मैं, इंक्लाइंड प्लेन, वो एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, इधर की तरफ होगा तो नेगेटिव। तो ये वाले नहीं लेंगे क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग नहीं लग रही, ये उसके परपेंडिकुलर लग रहे, तो यहां अलग न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा, तो यहां अलग न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा। तो यहां हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें कोई काम नहीं देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो वही फोर्सेस लेंगे। तो उस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, पीछे की ओर लग रहा है W1 साइन ऑफ अल्फा, ये आगे लग रहा है, ये पीछे लग रहा है, तो आगे जो लगेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो पीछे लगेगा उसको नेगेटिव लेंगे, तो -W1 साइन ऑफ अल्फा। यही फोर्सेस लग रहे हैं ना इस डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन में। हाँ, ये होगा नेट फोर्स, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना इसका, m1, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन a, मगर किधर की ओर, ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव है, तो m1a। तो यहां से आप टेंशन को निकाल सकते हैं, तो टेंशन किसके बराबर निकलेगा, ये इधर जाएगा, ये -W1 है, तो ये बन जाएगा W1 साइन ऑफ अल्फा प्लस m1a, ठीक है। तो टेंशन निकल के आ जाएगा, W1 किसके बराबर होगा, वेट किसके बराबर होगा, mg, तो m इसका कितना है, m1, तो m1g साइन ऑफ अल्फा प्लस m1a, ये होगा टेंशन जो रूप में है। मगर आपको पता है ये कौन सी रिलेशन है, इसमें तो दो वेरिएबल है, ना एक्सेलरेशन पता ना टेंशन पता, तो इसका मतलब कि दूसरी रिलेशन भी चाहिए। तो दूसरी रिलेशन के लिए हमारे पास बकरा अवेलेबल है ये, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं FBD ऑफ, वो मैं उधर बनाता हूं, तो यहां पर लिखते हैं FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस वाले की। तो M2 कुछ इस प्रकार है, ठीक है, तो M2 इस प्रकार है। बताए एक्सेलरेशन किधर की ओर, आगे की ओर, तो एक्सेलरेशन आगे की ओर है, इधर की ओर। चलो मैं ऐसे दिखाता हूं क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इधर की ओर इसको क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स N2, ठीक है। तो इसके ठीक अपोजिट कौन सा लग रहा है, W2 cos ऑफ बीटा, तो इधर लग रहा है W2 cos ऑफ बीटा, दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो इधर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में W2 साइन ऑफ बीटा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है W2 साइन ऑफ बीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगा। अब वेट नहीं लेंगे क्योंकि हमने वेट के बदले ये दो कंपोनेंट्स लिए, आर गेटिंग मी, तो ये लग रहे हैं फोर्स, मगर एक्सेलरेशन इधर की ओर। तो इसी डायरेक्शन पे, इसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम क्या अप्लाई करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। तो इधर किस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में अलोंग इंक्लाइंड प्लेन यहां पर भी करेंगे, तो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग, मगर किसके अलोंग, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, जिसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूं,
along inclined plane। तो बोलिए वो क्या बोलता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मगर एक्सेलरेशन किसके अलॉन्ग, इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग। तो जो आगे की ओर होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, जो पीछे की ओर होंगे उनको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में W2 साइन ऑफ बीटा आगे की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो W2 साइन ऑफ बीटा पॉजिटिव लेंगे। तो पीछे की ओर टेंशन लग रहा है तो -T आ जाएगा। यही फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, होगा मास, मास इसका कितना है m2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है a, मगर a एक्सेलरेशन आगे की ओर है पीछे की ओर, आगे की ओर तो पॉजिटिव लेंगे। ये चीज याद रखना, जब भी न्यूटन ने सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव डायरेक्शन में लग जाएगा तो नेगेटिव लेना। तो यहां से टेंशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये टेंशन उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा। तो W2 साइन ऑफ बीटा ये इधर आएगा -m2a। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, ये -T था उधर ही रखा मैंने, तो उधर ही रखा तो ये इधर आ जाएगा माइनस, तो लिखा। तो टेंशन किसके बराबर निकला, W2 वेट किसके बराबर होगा, मास इंटू g। तो मास इसका कितना है m2, तो m2 इंटू g साइन ऑफ बीटा -m2a। तो ये निकली हमारे पास एक और रिलेशन टेंशन के मुतालिक, तो इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड और इसका नाम रखा था इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब यहां पर भी टेंशन, यहां पर भी टेंशन, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट। मैं इसको इवाल्युएट कर रहा हूं ताकि आपको कहीं पे परेशानी ना आ जाए। ये समझ में आया मैंने न्यूटन ने सेकंड लॉ कहां से अप्लाई किया, बहुत अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको ये अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये कहां से क्या आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड व्हाट डू वी गेट, m1g, ये भी टेंशन है ये भी टेंशन है तो ये इसके बराबर होगा। तो m1g साइन ऑफ अल्फा प्लस m1a, ये समझ में आया, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर m2g साइन ऑफ बीटा माइनस m2a। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो यहां पर a एक ही वेरिएबल है तो निकल के आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे m1a क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इसको यहां बुलाएंगे तो ये प्लस m2a बन जाएगा। तो उधर लिखेंगे m2g साइन ऑफ बीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस m1g साइन ऑफ अल्फा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर m a को कॉमन करेंगे तो कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बनेगा, m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां से निकला आपको m2 साइन ऑफ बीटा माइनस m1 साइन ऑफ अल्फा। आप बोलेंगे g नहीं लिखा तो g एंड में लिखेंगे, कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला कि ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर होगी, सिस्टम की। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, m2 साइन ऑफ बीटा माइनस m1 साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। अगर आपको याद है ये एक रिलेशन के साथ सिमुलेट हो रहा है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो किसके बराबर एक्सेलरेशन निकली अब, m2 साइन ऑफ बीटा माइनस m1 साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। आप बोलेंगे सर आपको मुंह जुबानी कैसे याद है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास ये कनेक्टेड मोशन होगी तो यहां पर m2 होगा और यहां m1 होगा, ठीक है। तो m2 बारी है m1 से, ठीक है, मैं मानता हूं। तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर आ जाएगी। तो बताइए एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी। तो उस टाइम मैंने बोला था कि बारी माइनस जो ये होगा लाइट, तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय सम ऑफ द मास इनटू g। तो ये उसी से मेल खा रहा है। तो m2 बारी है, तो m2 बारी है किससे, m1 से। तो m2 माइनस m1 होना चाहिए, मगर यहां पर साइन ऑफ बीटा और साइन ऑफ अल्फा है क्योंकि यहां पर इंक्लिनेशन भी है। अब ये नहीं पता कि कौन सा एंगल लेंगे, तो m2 जिस प्लेन पे होगा वो क्या एंगल बना रही है तो उसका साइन ऑफ बीटा। तो m2 यहां एंगल बीटा बन रहा है, तो m2 साइन ऑफ बीटा माइनस m1 साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये होगी एक्सेलरेशन, समझ में आया। अगर अब m1 बारी होगा m2 से तो बताइए एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, m1 साइन ऑफ अल्फा
माइनस M2 साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी, ये निकली एक्सेलरेशन। तो इसको मुंह जबानी याद रखिएगा, दिस इज द महत्वपूर्ण रिलेशन, ये चीज याद रखिएगा। तो जब भी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस रिलेशन का यूज करिएगा। अब अगर एंगल सेम भी होंगे तो यहां पर एंगल का सेम वैल्यू दे दो तो आपको एक्सेलरेशन भी पता चलेगा, सब कुछ जो जो ये अब इसके साथ खेलेगा तो आपको सब पता चलेगा कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी। यहां अब इसने मासेस को सेम रखा, एंगल डिफरेंट किए तो एक्सेलरेशन उस टाइम भी निकाल सकते हैं। मगर ये चीज आप, दिस इज द जनरल रिलेशन फॉर द एक्सेलरेशन इन केस ऑफ दिस वेज शेप्ड सिस्टम, ठीक है। तो अब टेंशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकाली हमने, तो किसके बराबर निकली एक्सेलरेशन? M2 साइन ऑफ बीटा माइनस M1 साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक है। अब बात ये कि टेंशन निकालिए, तो टेंशन तो हमने निकाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बोला आपको कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आपको तो बस एक्सेलरेशन की फॉर्मूला याद रखेगा तो टेंशन खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, एक ही फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो टेंशन किसके बराबर निकलेगा? अब नाउ टेंशन T इज इक्वल टू, आप उसको भी देखते हैं वो किसके बराबर निकलेगा, M2G। आप उसको उधर खुद पुट कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। चलो मैं ही करता हूं, M2G साइन ऑफ बीटा माइनस M2A। एक्सेलरेशन तो आपको मुंह जबानी याद है, अब किसके बराबर? M2 साइन ऑफ बीटा माइनस M1 साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी, चलो इंटू जी, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये टेंशन किसके बराबर निकलेगा? देखिए इधर टर्म को डिवाइड M1 प्लस M2 है, इसको नहीं है तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अगर आप देखेंगे M1 प्लस M2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बनेगा M2G साइन ऑफ बीटा, इसको मैं डिवाइड करता हूं M1 प्लस M2, किया डिवाइड, मगर नहीं था तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा M1 प्लस M2। तो अब इधर देखते हैं इधर क्या होगा, इधर डिवाइड बाय M1 प्लस M2 है, तो इधर क्या था? इधर था M1 M2 इंटू M2, वो हो गया M2 स्क्वायर। चलो बाद में, चलो अभी बाद में देंगे। M2 इंटू M2 साइन ऑफ बीटा माइनस M1 साइन ऑफ अल्फा इंटू जी, ये टेंशन के बराबर निकलेगा। अब इसको मैं इधर लिखता हूं ताकि आपको याद रहे कि सर ने क्या लिखा। तो इवैल्यूएट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये सिंपल है। मगर अब रिलेशन क्या निकलेगी वो निकाल देंगे यहां से। तो टेंशन जो निकल के आ जाएगा वो किसके बराबर होगा? देखिए अब इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 इंटू M2, ये बनेगा M1 इंटू M2G साइन ऑफ बीटा, M1 इंटू M2, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू M2 G साइन ऑफ बीटा, G साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब M2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस M2 इंटू M2, M2 स्क्वायर G साइन ऑफ बीटा, G साइन ऑफ बीटा, ठीक है, हो गया। इसका भी डिवाइड M1 प्लस M2 है, इसका भी डिवाइड M1 प्लस M2 है, तो फिर डिवाइड पूरे को M1 प्लस M2 करेंगे। अब आ जाएगा माइनस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, G भी बाहर है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा माइनस। अब इधर में लिखता हूं माइनस M2 इंटू M2 हो गया M2 स्क्वायर, और इधर G भी है, G भी बाहर है तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो M2 स्क्वायर G साइन ऑफ बीटा। अब इस M2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो M2 इंटू M1 हो गया M1 इंटू M2, फिर है M1 इंटू M2 12 G साइन ऑफ अल्फा, तो G साइन ऑफ अल्फा। तो पूरे 4 टर्म्स का डिवाइड जो है वो M1 प्लस M2 है, क्योंकि वो मैंने एलसीएम निकाला। तो टेंशन जो निकलेगा ये और ये गया, ठीक है, प्लस M2 स्क्वायर G साइन ऑफ बीटा माइनस M2 स्क्वायर G साइन ऑफ बीटा गया, तो M1 M2 G साइन ऑफ बीटा, M1 M2 G साइन ऑफ अल्फा। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि M1 M2 G कॉमन निकलेगा, तो M1 M2 G, तो अंदर क्या रहेगा? साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय होगा M1 प्लस M2। समझ में आया? तो प्रोडक्ट ऑफ मास G साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये होगा टेंशन इन द रोप।
ये जो स्ट्रिंग्स यहां पर है उनका टेंशन किसके बराबर होगा, तो उसके लिए भी रिलेशन आ गई, T इज इक्वल टू M1 M2 G साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो अगर एक्सेलरेशन निकालनी होगी और M2 ज्यादा है M1 से, तो फिर आपको पता है कि M2 साइन ऑफ बीटा माइनस M1 साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू G, वो होगी एक्सेलरेशन जो मैंने इससे पहले निकाली। तो एक्सेलरेशन भी निकाली, टेंशन भी निकाला। अब इस पे जो भी न्यूमेरिकल होगा इन दो रिलेशंस को, टेंशन और एक्सेलरेशन, वैसे मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन को ही मुंह ज़बानी याद रखिएगा और आप हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको इस प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करने में। मगर ये चीज याद रखिएगा कि मैंने क्या लिया, मैंने यहां पर एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल नहीं ली, वाई एक्सिस वर्टिकल नहीं ले ली, मैंने एक्स एक्सिस जो है वो इंक्लाइन ले ली और वर्टिकल जो है उसके नॉर्मल ले ली। और मैंने यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं किया, मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, क्योंकि उस डायरेक्शन में अप्लाई करता तो वो फजूल हो जाता। उससे मुझे पता चलता कि N1 किसके बराबर और N2 किसके बराबर। जब नॉर्मल फोर्स भी निकालने होंगे तो उस डायरेक्शन में भी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर लो तो आपको नॉर्मल फोर्सेस भी निकल के आ जाएंगे। मगर मुझे वो नहीं निकालने, तो इसलिए मैंने नहीं निकाले। तो आप कहेंगे कि सर आपने इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही न्यूटन सेकंड लॉ दोनों केस में अप्लाई किया, तो वो मैं इसलिए उसका जवाब दे रहा था कि क्यों मैंने अप्लाई किया, ताकि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वही मुझे निकालनी है। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स इसके बराबर होगा, तो खत्म बात, आपको पता चलेगा। क्योंकि ये रेस्ट में है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। यहां पर भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए मत लिखिए, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना। एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, इसके अलोंग नहीं है, तो इसके अलोंग एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से आप देख लीजिए। तो आप देखिए कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, कैसे बनाया। तो मुझे लगता है कि इतना आज के लिए काफी। थैंक यू, शुक्रिया।